स्वागत है आप सभी का इस चैनल के एक और नए वीडियो में, जहां आज हम एक नया उपन्यास शुरू करने जा रहे हैं जो कि लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। इस उपन्यास का नाम है प्रेमा। तो चलिए पहले इस उपन्यास का परिचय पढ़ लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद का नाम धनपत राय था। मुंशी जी का जन्म 31 जुलाई सन 1880 में बनारस के पास लमही नामक गांव में हुआ था। मध्यम परिवार में जन्म लेने के कारण अभाव और असुविधाओं के बीच जनजीवन को उन्होंने बहुत ही गहराई से देखा। अपना जीवन उन्होंने साहित्य के प्रति समर्पित कर दिया। उन्हें महान उपन्यासकार, कथाकार और बहुत सी उपाधियों से सम्मानित किया गया। 8 अक्टूबर सन 1936 को मुंशी जी का बीमारी के कारण निधन हो गया। प्रस्तुत उपन्यास प्रेमा द्वारा मुंशी प्रेमचंद ने समाज में विधवा पुनर्विवाह के विषय पर चोट की है। इस उपन्यास में समाज सुधारक बाबू अमृत राय और प्रेमा के अथाह प्रेम को प्रस्तुत किया गया है, जो कि समाज की कुरीतियों के कारण अधूरा रहता है और इसी के चलते समाज से विमुख होकर बाबू अमृत राय एक विधवा से विवाह कर समाज के सामने एक नई रीति को उजागर करते हैं। अध्याय 1, सच्ची उदारता। संध्या का समय है। डूबने वाले सूर्य की सुनहरी किरणें रंगीन शीशों की आड़ से एक अंग्रेजी ढंग पर सजे हुए कमरे में झांक रही है, जिससे सारा कमरा रंगीन हो रहा है। अंग्रेजी ढंग की मनोहर तस्वीरें जो दीवारों से लटक रही है, इस समय रंगीन वस्त्र धारण करके और भी सुंदर मालूम होती है। कमरे के बीचों बीच एक गोल मेज है, जिसके चारों तरफ नर्म मखमली गद्दों की रंगीन कुर्सियां बिछी हुई हैं। इनमें से एक कुर्सी पर एक युवा पुरुष सर नीचे किए हुए बैठा कुछ सोच रहा है। वह अति सुंदर और रूपवान पुरुष है, जिस पर अंग्रेजी काट के कपड़े बहुत भले मालूम होते हैं। उसके सामने मेज पर एक कागज है, जिसको वह बार बार देखता है। उसके चेहरे पर ऐसा विदित होता है कि इस समय वह किसी गहरे सोच में डूबा हुआ है। थोड़ी देर तक वह इसी तरह पहलू बदलता रहा। फिर वह एकाएक उठा और कमरे से बाहर निकलकर बरामदे में टहलने लगा, जिसमें मनोहर फूलों और पत्तों के गमले सजाकर धरे हुए थे। वह बरामदे से फिर कमरे में आया और कागज का टुकड़ा उठाकर बड़ी बेचैनी के साथ इधर उधर टहलने लगा। समय बहुत सुहावना था। माली फूलों की क्यारियों में पानी दे रहा था। एक तरफ साइज घोड़े को टहला रहा था। समय और स्थान दोनों ही बहुत रमणीक थे, परंतु वह अपने विचार में ऐसा लवलीन हो रहा था कि उसे इन बातों की बिल्कुल सुधि नहीं थी। हाँ, उसकी गर्दन आप ही आप हिलती थी और हाथ भी आप ही आप इशारे करते थे, जैसे वह किसी से बात कर रहा हो। इसी बीच में एक बाइसिकल फाटक के अंदर आती हुई दिखाई दी और एक गोरा चिट्टा आदमी कोट पतलून पहने, ऐनक लगाए, सिगार पीता, जूते चरमर करता उतर पड़ा और बोला, जोखिम के काम में आपका हाथ न बटा सके। अमृत राय ने चौंक कर सर उठाया, मगर मैं यह जरूर कहूंगा कि अकेले आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। दाननाथ, यह तुमको क्या हो गया है? क्या मैं तुम्हारे मुंह से ऐसे बोधेपन की बातें सुन रहा हूँ? तुम कहते हो अकेले क्या बना लोगे? अकेले आदमियों की कारगुजारियों से इतिहास भरे पड़े हैं। गौतम बुद्ध कौन थे? एक जंगल का बसने वाला साधु, जिसका सारे देश में कोई मददगार न था, मगर उसके जीवन ही में आधा हिंदुस्तान उसके पैरों पर सर धर चुका था। आपको कितने प्रणाम दूं? अकेले आदमियों से कौमों के नाम चल रहे हैं। अमृत कौमें मर गई हैं, आज उनका निशान भी बाकी नहीं है, मगर अकेले आदमियों के नाम अभी तक जिंदा है। आप जानते हैं कि प्लेटो एक अमर नाम है, मगर आप में कितने ऐसे हैं जो यह जानते हैं कि वह किस देश का रहने वाला है? दाननाथ को ऐसी उत्तम स्पीच को न सुनने का अत्यंत शोक हुआ। बोले, अमृत राय। दाननाथ।
इस पर अमृत राय ने वही कागज का टुकड़ा जिसको वे बार बार पढ़ रहे थे दाननाथ के हाथों में रख दिया और बोले, निसंदेह मुझको रह रहकर हमारी दशा के अनुकूल ही तो मैंने सारी स्पीच क्यों न नकल कर ली। अगर कहीं अंग्रेजी स्पीच होती तो सवेरा होते ही सारे समाचार पत्रों में छप जाती, नहीं तो शायद कहीं खुलासा रिपोर्ट छपे तो छपे। तब मैं जलसे से लौटकर आया हूं, तब से बराबर वही शब्द मेरे कान में गूंज रहे हैं। प्यारे मित्र, तुम मेरे विचारों को पहले से जानते हो। आज की स्पीच ने उनको और भी मजबूत कर दिया है। आज से मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं अपने को जाति पर न्यौछावर कर दूंगा। तन मन धन सब अपनी गिरी हुई जाति की उन्नति के निमित्त अर्पण कर दूंगा। अब तक मेरे विचार मुझ ही तक थे, पर अब वे प्रत्यक्ष होंगे। अब तक मेरा हृदय दुर्बल था, मगर आज इसमें कई दिलों का बल आ गया है। मैं खूब जानता हूँ कि मैं कोई उच्च पदवी नहीं रखता हूँ, मेरी जायदाद भी कुछ अधिक नहीं है, मगर मैं अपनी सारी जमा थमा अपने देश के उद्धार के लिए लगा दूंगा। अब इस प्रतिज्ञा से कोई मुझको डिगा नहीं सकता। थक कर बैठी हुई कौम, ले तेरी दूर दशा पर आंसू बहाने वालों में एक दुखियारा और बढ़ा। इस बात का न्याय करना कि तुझको इस दुखियारे से लाभ होगा या नहीं, समय पर छोड़ता हूं। अमृत राय ने अपने परम मित्र की बातों को सुनकर सा उठाया और बड़ी गंभीरता से बोले, अच्छा, मैंने मान लिया कि अकेले लोगों ने बड़े बड़े काम किए हैं और आप भी अपनी जाति का कुछ न कुछ भला कर लेंगे, मगर यह तो सोचिए कि आप उन लोगों को कितना दुख पहुंचाएंगे जिनका आपसे कोई नाता है। प्रेमा से बहुत जल्द आपका विवाह होने वाला है। आप जानते हैं कि उनके माँ बाप परले सिरे के कट्टर हिंदू हैं। जब उनको आपकी अंग्रेजी पोशाक और खाने पीने पर शिकायत है तो बतलाइए, जब आप सामाजिक सुधार पर कमर बांधेंगे तब उनका क्या हाल होगा। शायद आपको प्रेमा से हाथ धोना पड़े। दाननाथ समझदार आदमी थे, समझ गए कि अभी जोश नया है और समझाना बुझाना सब व्यर्थ होगा। मित्र, मगर कौम की भलाई करना साधारण काम नहीं है और उलझना आवश्यक। मैंने इस विषय पर ध्यान न दिया था, तुरंत फिर भी मेरा दिल इस वक्त ऐसा मजबूत हो रहा है मेरे सिवा कोई दूसरा पढ़ भी न सके। एक दुख भोगने को मैं कटिबद्ध हूं। इसमें संदेह नहीं कि प्रेमा से मुझको बहुत ही प्रेम था। मैं उस पर जान देता था और अगर कोई समय ऐसा आता है कि मुझको उसका पति बनने का आनंद मिलता तो मैं साबित करता कि प्रेम इसको कहते हैं। तक नहीं मगर अब प्रेमा की मोहनी मूरत मुझ पर अपना जादू नहीं चला सकते हैं। जो देश और जाति के नाम पर बिक गया, उसके दिल में कोई दूसरी जगह नहीं पा सकता। परंतु देखिए, यह वह फोटो है जो अब तक बराबर मेरे सीने से लगा रहता है। हम उनको देखते हैं, इससे भी अलग होता है, घृणा भी करते हैं, मगर जब कोई समय आ जाता है तो हम उसी पुरानी लकीर पर जाते हैं। प्रेमा को जब मालूम होगा कि अमृत राय अब जाति पर जान देने लगे हैं, उसके दिल में अब किसी नव यौवना की जगह नहीं रही, तो वह मुझे क्षमा कर देगी। कठिन ही नहीं, प्रत्युत दुस्साध्य है। अमृत राय ने बड़े ऊंचे स्वरों में उस कागज को पढ़ा। जब वह चुप हुआ तो दाननाथ ने कहा, अमृत राय, बड़े शोक की बात है कि तुमने उस सुंदरी की तस्वीर की यह दशा की जिसकी तुम खूब जानते हो कि तुम पर मोहित है। तुम कैसे निठुर हो। यह वही सुंदरी है जिससे शादी करने का तुम्हारे वैकुंठवासी पिता ने आग्रह किया था और तुमने खुद भी कई बार बात हारी। क्या तुम नहीं जानते कि विवाह का समय अब बहुत निकट आ गया है। ऐसे वक्त में तुम्हारा इस तरह मुंह मोड़ लेना उस बेचारी के लिए बहुत ही शोकदायक होगा। मिस्टर राय, खूब सोच लो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। आओ, आज तुमको गंगा की सैर करा लाएं। मैंने एक बजरा किराए पर ले रखा है। उस समय चांदनी रात में बड़ी बहार रहेगी, कोई मुझको डिगा नहीं सकता। थक कर बैठी हुई कौम, ले तेरी दूर दशा पर आंसू बहाने वालों में एक दुखियारा और बढ़ा। इस बात का न्याय करना कि तुझको इस दुखियारे से लाभ होगा या नहीं, समय पर छोड़ता हूँ। यह कहकर अमृत राय जमीन की ओर देखने लगे। दाननाथ, जो उनके बचपन के साथी थे, उनके स्वभाव से भली भांति परिचित थे कि जब उनको कोई धुन मालूम हुआ, बोले, अच्छा,
मैंने मान लिया कि अकेले लोगों ने बड़े बड़े काम किए हैं और आप भी अपनी जाति का कुछ न कुछ भला कर लेंगे, मगर यह तो सोचिए कि आप उन लोगों को कितना दुख पहुंचाएंगे जिनका आपसे कोई नाता है। प्रेमा से बहुत जल्द आपका विवाह होने वाला है। आप जानते हैं कि उनके माँ बाप परले सिरे के कट्टर हिंदू हैं। जब उनको आपकी अंग्रेजी पोशाक और खाने पीने पर शिकायत है तो बतलाइए, जब आप सामाजिक सुधार पर कमर बांधेंगे तब उनका क्या हाल होगा। शायद आपको प्रेमा से हाथ धोना पड़े। दाननाथ का यह इशारा कलेजे में चुभ गया। 2-3 मिनट तक वह सन्नाटे में जमीन की तरफ ताकते रहे। जब सर उठाया तो आंखें लाल थी और उनमें आंसू डबडबाए थे। बोले, मित्र, कौम की भलाई करना साधारण काम नहीं है। यद्यपि पहले मैंने इस विषय पर ध्यान न दिया था, फिर भी मेरा दिल इस वक्त ऐसा मजबूत हो रहा है कि जाति के लिए हर एक दुख भोगने को मैं कटिबद्ध हूँ। इसमें संदेह नहीं कि प्रेमा से मुझको बहुत ही प्रेम था। मैं उस पर जान देता था और अगर कोई समय ऐसा आता है कि मुझको उसका पति बनने का आनंद मिलता तो मैं साबित करता कि प्रेम इसको कहते हैं। मगर अब प्रेमा की मोहनी मूरत मुझ पर अपना जादू नहीं चला सकती। जो देश और जाति के नाम पर बिक गया, उसके दिल में कोई दूसरी इस जगह नहीं पा सकती। देखिए, यह वह फोटो है जो अब तक बराबर मेरे सीने से लगा रहता है। आज इससे भी अलग होता हूँ। यह कहते कहते तस्वीर जेब से निकली और उसके पुर्जे पुर्जे कर डाले। प्रेमा को जब मालूम होगा कि अमृत राय अब जाति पर जान देने लगा, उसके दिल में अब किसी नव यौवना की जगह नहीं रही, तो वह मुझे क्षमा कर देगी। दाननाथ ने अपने दोस्त के हाथों से तस्वीर छीन लेना चाही, मगर न पा सके। बोले, अमृत राय, बड़े शोक की बात है कि तुमने उस सुंदरी की तस्वीर की यह दशा की जिसकी तुम खूब जानते हो कि तुम पर मोहित है। तुम कैसे निठुर हो। यह वही सुंदरी है जिससे शादी करने का तुम्हारे वैकुंठवासी पिता ने आग्रह किया था और तुमने खुद भी कई बार बात हारी। क्या तुम नहीं जानते कि विवाह का समय अब बहुत निकट आ गया है? ऐसे वक्त में तुम्हारा इस तरह मुंह मोड़ लेना उस बेचारी के लिए बहुत ही शोकदायक होगा। इन बातों को सुनकर अमृत राय का चेहरा बहुत मलिन हो गया। शायद वे तरह तस्वीर के फाड़ने का कुछ पछतावा करने लगे, मगर जिस बात पर अड़ गए थे उस पर अड़े ही रहे। इन्हीं बातों में सूर्य अस्त हो गया, अंधेरा छा गया। दाननाथ उठ खड़े हुए, अपनी बाइसिकल संभाली और चलते चलते यह कहा, मिस्टर राय, खूब सोच लो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। आओ, आज तुमको गंगा की सैर करा लाएं। मैंने एक बजरा किराए पर ले रखा है, उस पर चांदनी रात में बड़ी बहार रहेगी। अमृत राय, इस समय आप मुझको क्षमा कीजिए, फिर मिलूंगा। दाननाथ तो यह बातचीत करके अपने मकान को रवाना हुए और अमृत राय उसी अंधेरे में बड़ी देर तक चुपचाप खड़े रहे। वह नहीं मालूम क्या सोच रहे थे। जब अंधेरा अधिक हुआ तो वह जमीन पर बैठ गए। उन्होंने उस तस्वीर के पुर्जे सब एक एक करके चुन लिए, उनको बड़े प्यार से सीने में लगा लिया और कुछ सोचते हुए कमरे में चले गए। बाबू अमृत राय शहर के प्रतिष्ठित रईसों में समझे जाते थे। वकालत का पेशा कई पुश्तों से चला आता था। खुद भी वकालत पास कर चुके थे और यद्यपि वकालत अभी तक चमकी न थी, मगर बाप दादे ने नाम ऐसा कमाया था कि शहर के बड़े बड़े रईस भी उनका दाव मानते थे। अंग्रेजी कॉलेज में इनकी शिक्षा हुई थी और यह अंग्रेजी सभ्यता के प्रेमी थे। जब तक बाप जीते थे तब तक कोट पतलून पहनते थे, तनिक डरते थे, मगर उनका देहांत होते ही खुल पड़े। ठीक नदी के समीप एक सुंदर स्थान पर कोठी बनवाई, उसको बहुत कुछ खर्च करके अंग्रेजी रीति पर सजाया और अब रहते थे। ईश्वर की कृपा से किसी चीज की कमी न थी। धन, द्रव्य, गाड़ी, घोड़े सभी मौजूद थे। अमृत राय को किताबों से बहुत प्रेम था। मुमकिन न था कि नई किताब प्रकाशित हो और उनके पास न आवे। उत्तम कलाओं से भी उनकी तबीयत को बहुत लगाव था। गान विद्या पर तो वे जान देते थे। गौ की वकालत पास कर चुके थे, मगर अभी विवाह नहीं हुआ था। उन्होंने ठान लिया था कि जब वह वकालत खूब न चलने लगी तब तक विवाह न करूंगा। उस शहर के रईस लाला बद्री प्रसाद साहब उनको कई साल से अपनी एक लौती लड़की प्रेमा के वास्ते चुन बैठे थे। प्रेमा अति सुंदर लड़की थी और पढ़ने लिखने, सीने पिरोने में निपुण थी। अमृत राय के इशारे से उसको थोड़ी सही अंग्रेजी भी पढ़ा दी गई थी, जिसने उसके स्वभाव में थोड़ी सी स्वतंत्रता पैदा कर दी थी। मुंशी जी ने बहुत कहने सुनने से दोनों प्रेमियों को चिट्ठी पत्री लिखने की आज्ञा दे दी थी और शायद आपस में तस्वीरें भी अदला बदली हो गई थी। बाबू दाननाथ अमृत राय के बचपन के साथियों में से थे। कॉलेज में भी दोनों का साथ रहा।
वकालत भी साथ पास की और दो मित्रों में जैसी सच्ची प्रीति हो सकती है वह उनमें थी। कोई बात ऐसी न थी जो एक दूसरे के लिए उठा रखे। दाननाथ ने एक बार प्रेमा को महताबी पर खड़े देख लिया था। उसी वक्त से वह दिल में प्रेमा की पूजा किए करता था, मगर यह बात कभी उसकी जबान पर नहीं आई। वह दिल ही दिल में घुटकर रह जाता। सैकड़ों बार उसकी स्वार्थ दृष्टि ने उसे उभारा था कि तू कोई चाल चलकर बद्री प्रसाद का मन अमृत राय से फेर दे, परंतु उसने हर बार इस कमीनेपन के ख्याल को दबाया था। वह स्वभाव का बहुत निर्मल और आचरण का बहुत शुद्ध था। वह मर जाना पसंद करता, मगर किसी को हानि पहुंचाकर अपना मनोरथ कदापि पूरा नहीं करना चाहता था। यह भी न था कि वह केवल दिखाने के लिए अमृत राय से मेल रखता हो और दिल में उनसे जलता हो। वह उनके साथ सच्चे मित्र भाव का बर्ताव करता था। आज भी जब अमृत राय ने उनसे अपने इरादे जाहिर किए, तब उसने सच्चे दिल से उनको समझाकर ऊंच नीच सुझाया, मगर इसका जो कुछ असर हुआ हम पहले दिखा चुके थे। उसने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम रिफार्मरों की मंडली में मिलोगे तो प्रेमा से हाथ धोना पड़ेगा, मगर अमृत राय ने एक न सुनी। मित्र का जो धर्म है वह दाननाथ ने पूरा कर दिया, मगर जब उसने देखा कि यह अपने अनुष्ठान पर अड़े ही रहेंगे तो उसको कोई वजह न मालूम हुई कि मैं यह सब बातें बद्री प्रसाद से बयान करके क्यों न प्रेमा का पति बनने का उद्योग करूं। यहाँ से वह यही सब बातें सोचते विचारते घर पर आए। कोट पतलून उतार दिया और सीधे सादे कपड़े पहन मुंशी बद्री प्रसाद के मकान को रवाना हुए। इस वक्त उनके दिल की जो हालत हो रही थी बयान नहीं की जा सकती थी। कभी यह विचार आता कि मेरा इस तरह जाना लोगों को मुझसे नाराज न कर दे, मुझे लोग स्वार्थी न समझने लगे। फिर सोचता कि कहीं अमृत राय अपना इरादा पलट दे, और आश्चर्य नहीं कि ऐसा ही हो, तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। मगर यह सोचते सोचते जब प्रेमा की मोहनी मूरत आंख के सामने आ गई, तब यह सब शंकाएं दूर हो गई और वह बद्री प्रसाद के मकान पर बातें करते दिखाई दिए। अभी आप पढ़ रहे थे मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास का अध्याय 1 सच्ची उदारता। अगर आप कैलाश मंजू बिश्नोई द्वारा लिखित पुस्तक कलेक्टर साहिबा को सुनना चाहते हैं तो आप आई बटन में जा सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप उसे वहां से भी सुन सकते हैं। प्रेमा सीरीज का अगला भाग सुनने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक भी करिए और कमेंट करके बताइए कि आप और कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ना चाहते हैं। धन्यवाद।